नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 जो कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से लागू है का यह तीसरा वीडियो भाग 3 है। इससे पूर्व भाग 1 में अवकाश नियम 2025 के 60 नियमों में से 20 नियम और भाग 2 में नियम क्रमांक 21 से नियम क्रमांक 40 तक आपको बता चुका हूँ। यदि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यह वीडियो मेरे चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। ये वीडियो का भाग 3 है। इसमें मैं नियम क्रमांक 41 से 60 तक आपको बताऊंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में अपन देखेंगे नियम क्रमांक 41। देखिए PDF में यह है, गलती से 1 लिख दिया है, इसको आप 41 पढ़िएगा। देखते हैं कि जानबूझकर पहुंचाई गई क्षति हेतु विशेष निर्योग्यता अवकाश। निर्योग्यता मतलब कि डिसेबिलिटी, मतलब जब कोई शासकीय कर्मचारी सेवा करने योग्य नहीं रहता, ये तब की बात है। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, अवकाश स्वीकृत करता सक्षम प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को जो जानबूझकर पहुंचाई गई चोट के द्वारा अथवा उसके कारण से ये अथवा उससे अपेक्षित शासकीय कर्तव्य निष्पादन के दौरान या उसकी शासकीय स्थिति के परिणाम स्वरूप नियोग हुआ है, विशेष निर्योग्यता अवकाश स्वीकृत कर सकेगा। यदि कोई शासकीय कर्मचारी किसी कारण से ड्यूटी के दौरान कोई व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाई जाती है और वह योग्य नहीं रहता शासकीय सेवा को, तब फिर उसको विशेष निर्योग्यता अवकाश जो है स्वीकृत किया जाता है। यह अवकाश तब स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि जिसके साथ ऐसी घटना हुई है, ऐसी घटना के 3 माह के भीतर निर्योग्यता प्रकट ना हुई हो तथा नियोग व्यक्ति ने ऐसी जानकारी में लाने का भरसक प्रयास शीघ्रता से न किया हो। कहने का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति के साथ या शासकीय कर्मचारी के साथ ऐसी घटना होती है तो उसके 3 महीने के भीतर ही निर्योग्यता अवकाश जो है स्वीकृत करना होता है। परंतु यदि अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता के कारण संतुष्ट है तो उन कारणों के आधार पर अवकाश उपभोग करने की अनुमति दे सकेगा जहां घटना के 3 माह बाद नियोक्ता प्रकट हुई है। लेकिन जब कोई ऐसा कोई विशेष कारण होते हैं तब भी जो है वो 3 महीने के बाद भी स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश उतनी ही अवधि का स्वीकृत किया जाएगा जितना अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशोचित किया जाए, किंतु किसी भी दशा में 24 माह से अधिक नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 24 माह से अधिक जो है अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि चिकित्सा अनुशंसित किया जाए तब भी, है ना, विशेष निर्योग्यता अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है। यदि बाद में निर्योग्यता उन्हीं परिस्थितियों में पुनः प्रकट हो जाए अथवा बढ़ जाए जो विशेष निर्योग्यता अवकाश एक बार से अधिक भी स्वीकृत किया जा सकेगा, किंतु किसी एक निर्योग्यता के परिणाम स्वरूप ऐसा अवकाश 24 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो है निर्योग्यता की अवधि को जो है बढ़ाया जा सकता है। पेंशन हेतु सेवा की गणना करते समय विशेष निर्योग्यता अवकाश को कर्तव्य के रूप में संगणित किया जाएगा तथा इसे अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं ऐसे अवकाश काल में अवकाश वेतन किस प्रकार से मिलेगा। मतलब कि निर्योग्यता अवकाश जो मिलेगा उसमें किस प्रकार से वेतन मिलेगा। उपनियम 5 जो दिया हुआ है कि पुनः प्रकट हो जाए या बढ़ जाए, ठीक है, के अधीन स्वीकृत अवकाश की अवधि को शामिल करते हुए, मतलब कि कुल 24 माह की अवधि को शामिल करते हुए ऐसे अवकाश की किसी कालावधि के प्रथम 180 दिन तक अर्जित अवकाश काल में देय अवकाश के वेतन के बराबर वेतन प्राप्त होगा। मतलब कि पहले 180 दिन जो है वो अर्जित अवकाश मतलब कि पूर्ण वेतन मिलेगा। अवकाश की जो बकाया अवधि के लिए अर्ध वेतन अवकाश के बराबर अवकाश मिलेगा, मतलब कि आधा वेतन का जो है अवकाश मिलेगा 180 दिन के बाद। आगे देखते हैं आकस्मिक क्षति के लिए विशेष निर्योग्यता अवकाश। ठीक है, जो शासकीय सेवक को जो कि अचानक चोट लगने के कारण अथवा अपने कर्तव्य के निर्वहन के फलस्वरूप निर्योग हुआ है अथवा अपने कार्यालय स्थिति के परिणामी किसी विशेष कर्तव्य के निर्वहन से बीमारी से निर्योग हो गया है जो कि उसके सिविल पद की जिम्मेदारी से ज़्यादा जोखिम का कार्य था, जिससे बीमारी या दुर्घटना हुई, नियम 41 के उपबंध लागू होंगे। नियम 41 का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाता है तब वो निर्योग हुआ है। और जो 42 में बताया गया है कि यदि उसको शासकीय कार्य की जो उसके दायित्व है उनके कारण कुछ ऐसे जोखिम शासकीय विभागों में वैसे कार्य होते हैं जिसके कारण जो है व्यक्ति निर्योग्य हो सकता है, तो उसको 42 के अंदर लिया जाएगा। आगे देखते हैं ऐसे मामले में विशेष निर्योग्यता अवकाश की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी। शर्त क्या रहेगी। निर्योग्यता के कारण कोई बीमारी है
तो प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी को प्रमाणित करना चाहिए कि ऐसी निर्योग्यता कौन सा विशेष कर्तव्य वहन करने के परिणाम स्वरूप हुई है। यदि निर्योग्यता किसी बीमारी के कारण होती है तो जो बीमारी है वह ऐसी सामान्य बीमारी नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो अक्सर वृद्ध में आ जाती है, जैसे कि बीपी होना, है ना, या फिर ऐसी कोई दूसरी समस्या, शुगर है, इस प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए विशेष प्रकार की, जिससे ऐसा लगे कि ये जो है इनके कर्तव्य, इसके कार्य के कारण इसको हुई है। दूसरा ये है, सेना बल के अतिरिक्त अन्य सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक को ऐसी नियोक्ता हुई है तो अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी के अनुसार वह नियोजन आसान प्रकृति की होना चाहिए, आसान प्रकृति की होना चाहिए, इसे सामान्य जो है समस्या नहीं होनी चाहिए और सेना बल के अतिरिक्त सेवा में रहते हुए। आगे देखते हैं, प्राधिकृत चिकित्सा द्वारा अनुशंसित की गई अनुपस्थिति की अवधि अनुसार इस नियम के अधीन अवकाश द्वारा आच्छादित हो तथा अनुसार अन्य प्रकार के अवकाश द्वारा तथा अर्जित अवकाश की तरह अवकाश वेतन के बराबर अवकाश वेतन पर स्वीकार्य विशेष नियोक्ता अवकाश की अवधि 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई अनुपस्थिति की जो अवधि है, विशेष नियोक्ता अवकाश की अवधि 180 दिनों से अधिक नहीं होगा। नियम क्रमांक 43, विशेष नियोक्ता अवकाश स्वीकृति के अधिकार। नियम 41 तथा 42 के अधीन विशेष नियोक्ता अवकाश की स्वीकृति से संबंधित सभी मामले संबंधित प्रशासकीय विभाग को सहमति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके बाद ही जो है अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। नियम क्रमांक 44, इसमें आ गए हैं अध्ययन अवकाश। अध्ययन अवकाश जो है अध्याय बहुत बड़ा है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु अपन देखेंगे कि अध्ययन अवकाश के लिए स्वीकृति की शर्तें। इन नियमों में वर्णित शर्तों के अधीन भारत में या भारत के बाहर किसी विशेष पाठ्यक्रम जिसमें उच्च शिक्षा या किसी व्यवसाय में विशेष प्रशिक्षण या उसके कार्य क्षेत्र से सीधा संबंध रखने वाले तकनीकी विषय के अध्ययन हेतु लोकहित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी शासकीय सेवक का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई शासकीय सेवक शासकीय सेवा में रहते हुए अध्ययन करना चाहता है तो उनको ऐसे ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अनुमति दी जाएगी जिससे लोकहित हो। ठीक है, उसके बाद फिर ये इसमें जो है यही बताया गया है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए। ये 2-3 बिंदु ये दिए हुए हैं, लोकहित में होना चाहिए तभी उनको स्वीकृत किया जाएगा। हाँ, ये 4th पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। अध्ययन अवकाश साधारणतया उस शासकीय सेवा को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। पहला, जो नियमित शासकीय सेवा में नहीं है, जिसकी शासन के अधीन 5 वर्ष से कम की सेवा बची हुई है, जो सेवानिवृत्त होने वाला है या जिस तारीख को वह अवकाश समाप्ति पर अपने कार्य वापस लौटने वाला है उससे 5 वर्ष के अंदर जिसने शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने का चयन किया है। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति रिटायर होने वाला होता है उसके बाद उसके 5 साल के अंतिम 5 साल होते हैं, तब जो उनको अध्ययन अवकाश के लिए जो है स्वीकृति नहीं दी जाएगी। आगे बात करते हैं अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी। पहला बिंदु है, शासकीय सेवक को अध्ययन अवकाश प्रशासकीय विभाग के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। जहाँ कोई शासकीय सेवक एक विभाग अथवा स्थापन के समय में किसी दूसरे विभाग या स्थापना में सेवा कर रहा है तो उसे अध्ययन अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि अवकाश स्वीकृत करने के पूर्व जिस विभाग अथवा स्थापना में संबद्ध है उसकी सहमति प्राप्त कर ली जाए। कहने का मतलब ये है, जब कोई व्यक्ति एक स्थापना से दूसरे स्थापना या दूसरे विभाग में कार्यरत होता है तो मूल विभाग से सहमति ली जाएगी, उसके बाद उसको अध्ययन अवकाश दिया जाएगा। देखते हैं नियम क्रमांक 46, अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि जो एक समय में तथा पूरे सेवाकाल में स्वीकृत की जा सकती है। पहला बिंदु है, साधारणतया किसी एक समय में 12 महीने जिसमें विशेष कारणों को छोड़कर वृद्धि नहीं की जाएगी, मतलब एक समय में 12 महीने का जो है अवकाश दिया जाएगा। कुल मिलाकर संपूर्ण सेवाकाल में 24 महीने अन्य नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए गए अध्ययन अवकाश सम्मिलित करते हुए कुल मिलाकर जो है संपूर्ण 24 महीने का अवकाश दिया जाएगा। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा शिक्षा को स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने हेतु 36 माह का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब कि जो लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में हैं, जो पीजी करना चाहते हैं स्नातकोत्तर, उनको 26 माह का अवकाश जो है स्वीकृत किया जा सकता है। आगे देखते हैं अन्य प्रकार के अवकाश के साथ अध्ययन अवकाश का संयोजन। पहला, अध्ययन अवकाश किसी दूसरे प्रकार का अवकाश संयोजित किया जाएगा।
जा सकेगा, किंतु किसी भी दशा में असाधारण अवकाश के अतिरिक्त दूसरे अवकाश के साथ शासकीय सेवा के नियमित कर्तव्य से निरंतर अनुपस्थिति 28 महीने से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि दिन अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश का सृजन किया जा सकता है, लेकिन जो अनुपस्थित होगी शासकीय कर्मचारी की कार्यालय में वह 28 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासकीय सेवक जिसे अध्ययन अवकाश के संयोजन के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया गया है, यदि चाहे तो अन्य प्रकार का अवकाश समाप्ति के पूर्व अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकता है, किंतु ऐसे अवकाश की अवधि को अध्ययन कार्य के साथ मिलने पर उसे अध्ययन अवकाश के रूप में संगठित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई शासकीय कर्मचारी अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन करता है, साथ में वह अन्य प्रकार के अवकाश को सम्मिलित करने के लिए आवेदन करता है कि अवकाश उसके पहले ले लिया है उसने, तो फिर क्या होगा कि उसको अध्ययन अवकाश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब अध्ययन अवकाश के पहले ही अन्य प्रकार के अवकाश को ले लेता है तो उसको अध्ययन अवकाश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके बाद नियम क्रमांक 48, अध्ययन पाठ्यक्रम के आगे बढ़ जाने पर अध्ययन अवकाश का नियमन। पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गए अध्ययन अवकाश में से कम पड़ जाए तो जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी की कम पड़ रही अवधि को साधारण अवकाश की भांति मानने की पूर्व सहमति प्राप्त न हो जाए, शासकीय सेवा अध्ययन पाठ्यक्रम समाप्ति पर कर्तव्य ग्रहण करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई शासकीय कर्मचारी अध्ययन अवकाश पर जाता है, लेकिन जब पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ जाती है तो उनको वापस उसको पढ़ाने के लिए अनुमति लेनी होती है। जब तक अनुमति नहीं मिलेगी उसको कार्यालय में उपस्थित होना होगा। आगे बात करें अध्ययन के लिए शुल्क का भुगतान। शासकीय सेवक जिसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत हुआ है उसे अपने अध्ययन का शुल्क स्वयं भुगतान करना होगा। अपवाद स्वरूप राज्यपाल ऐसे शुल्क भुगतान की स्वीकृति दे सकते हैं, परंतु किसी भी स्थिति में उस शासकीय सेवक को जो इसे स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड किसी भी स्रोत से मिलता है या अवकाश वेतन के अतिरिक्त अंश का कार्य के पारिश्रमिक रखने की अनुमति दी जाती है, शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि शुल्क का भुगतान उसको स्वयं करना रहेगा, राज्यपाल की अनुमति होगी तभी शुल्क का भुगतान जो है शासन देगी, और यदि उसे किस प्रकार के स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिलता है तो फिर वो जो है शुल्क का भुगतान उसको नहीं किया जाएगा। यात्रा भत्ते की स्वीकृति। शासकीय सेवक को साधारणतः यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल भुगतान की स्वीकृति दे सकेंगे। उसी प्रकार से नियम क्रमांक 51 है बंद पत्र बॉन्ड का निष्पादन। प्रत्येक शासकीय सेवक जिसे अध्ययन अवकाश या उसमें वृद्धि की स्वीकृति दी गई है, इस अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे स्वीकृत अध्ययन अवकाश या अवकाश में वृद्धि प्रारंभ होने के पूर्व प्रपत्र 6 में यथास्थिति बॉन्ड पत्र का निष्पादन करें। यदि अध्ययन अवकाश में वृद्धि दी गई है तो यथास्थिति ऐसा बंद पत्र प्रपत्र 7 में निष्पादित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब कोई शासकीय कर्मचारी अध्ययन अवकाश पर जाता है तो उसको एक बॉन्ड भरना होता है, बंदपत्र भरना होता है प्रपत्र 6 में, और यदि उसका जो है अध्ययन अवकाश की जो है वृद्धि की जाती है तो उसको फिर बंद पत्र प्रपत्र 7 में भरना होगा। जो प्रपत्र 6 एवं प्रपत्र 7 वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ आप जाएंगे, आपको वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं त्यागपत्र तथा सेवानिवृत्ति। यदि कोई शासकीय सेवक अध्ययन अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात बिना कर्तव्य पर वापस लौटे अथवा ऐसे कर्तव्य वापस लौटने के बाद 5 वर्ष की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवानिवृत्त होता है तो उससे अपेक्षा होगी कि वह अवकाश वेतन, शुल्क का मूल्य, यात्रा भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए अथवा अध्ययन अवकाश दौरान उसके द्वारा आहरित अन्य व्यय यदि कोई हो, मांग के दिनांक से शासकीय ऋण पर 10% दर पर ब्याज के साथ उसका त्यागपत्र स्वीकृत करने के पूर्व तथा सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने के पूर्व दोगुनी राशि लौटाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई शासकीय कर्मचारी अध्ययन अवकाश पर जाता है और वह वहाँ से आने के पूर्व ही जो है सेवानिवृत्ति या रिटायर हो जाता है या आवेदन कर देता है, या फिर ज्वाइन करने के 5 साल के पहले ही यदि सेवानिवृत्त हो जाता है और शासन यदि उसके शुल्क कोई भुगतान करती है अध्ययन अवकाश के संबंध में, तो उस राशि का उसको दुगना भुगतान जो है शासन को करना होता है। हालांकि यदि शासकीय सेवक जिसे अध्ययन अवकाश से वापस कर्तव्य पर लौटने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है, उसे इस नियम के कोई उपबंध लागू नहीं। कहने मतलब यह है कि यदि अध्ययन अवकाश में स्वीकृत करके आ गया और 5 साल से पूर्व ही यदि चिकित्सा के आधार पर सेवानिवृत्त होता है तो फिर उसको जो है शुल्क वापसी नहीं करना होता। इसमें सब यही लिखा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं अध्ययन अवकाश के दौरान अवकाश वेतन।
अध्ययन अवकाश के दौरान शासकीय सेवक उस वेतन, महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता जहां से वह अध्ययन अवकाश पर गया है उस स्थान के लिए स्वीकृत दर के बराबर अवकाश वेतन का आहरण करेगा, जो वह ऐसे अवकाश और प्रस्थान करने के तुरंत पूर्व शासकीय कर्तव्य पर रहते आरित करता है। कहने का मतलब यह है कि अध्ययन अवकाश के दौरान शासकीय कर्मचारी को अर्जित अवकाश के बराबर ही वेतन प्राप्त होगा। और यहाँ पर यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि जो एचआरए मिलता है वह है जो अभी वर्तमान में जो उसको मिलता है अर्जित अवकाश के हिसाब से ही मिलेगा। इसमें सब यही लिखा हुआ है। उसके बाद समय काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो अब देखते हैं 54, पदोन्नति, पेंशन, वरिष्ठता, अवकाश और वेतन वृद्धि हेतु अध्ययन अवकाश की गणना। अध्ययन अवकाश को पदोन्नति, पेंशन तथा वरिष्ठता के लिए सेवा के रूप में गणना में लिया जाएगा। उसे मूलभूत नियमों के नियम 26 के उपबंध अनुसार वेतन वृद्धि के लिए भी सेवा के रूप में गणना में लिया जाएगा, मतलब सेवा काल उसको माना जाएगा। अध्ययन अवकाश स्वीकृत होता है तो अवकाश लेखे में अध्ययन अवकाश का विकलन, अध्ययन अवकाश को संबंधित शासकीय सेवा के अवकाश लेखा में विकलित नहीं किया जाएगा। अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन। अध्ययन अवकाश का आवेदन उचित माध्यम से अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकार को प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, ऐसे आवेदन में उस अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम जो शासकीय सेवक द्वारा अपेक्षित है अथवा कोई परीक्षा जिसे वह देना चाहता है का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। मतलब कि जिस अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए वह जा रहा है उसका जो है स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा उसके अंदर। अब देखते हैं सेवानिवृत्ति पर अवकाश का नकदीकरण। नियम क्रमांक 57, सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, असमर्था पेंशन पर या सेवा में रहते मृत्यु होने पर बकाया अवकाश का नकदीकरण। अवकाश नकदीकरण कैसा होगा? जब शासकीय सेवक को कि उसकी सेवा शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्ति हेतु निर्धारित आयु पूर्ण करने पर अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, असमर्थ पेंशन पर सेवानिवृत्त अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु होती है तो अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके लेखे में शेष अर्जित अवकाश एवं अर्धवेतन अवकाश यदि कोई हो दोनों अवकाश के योग का 300 दिन के आदेश पारित करेगा कि उक्त अवधि हेतु उसे अवकाश वेतन की राशि दी जाए। कहने का मतलब ये है जो अवकाश नकदीकरण होता है वह 300 दिनों का अर्जित अवकाश दिया जाएगा अधिकतम। और अवकाश की गणना किस प्रकार से होगी तो इसके लिए इन्हें फॉर्मूला दे के रखा हुआ है। अर्जित अवकाश हेतु देय राशि होगी सेवानिवृत्त दिनांक वेतन प्लस महंगाई भत्ता, उनको प्लस करके इनटू अनुभोगित अर्जित अवकाश का गुणा कर देंगे और यह होगी अधिकतम 300 दिवस अपॉन 30 है ना, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसके हिसाब से मिलेगी। वहीं अर्धवेतन में जो अगर गणना करना होगी तो अर्धवेतन अवकाश के समतुल्य देय राशि बराबर होगी सेवानिवृत्त दिनांक को देय अर्धवेतन अवकाश वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्ता गुणा अर्धवेतन अवकाश की पात्रता जो अर्जित अवकाश के अवशेष सहित 300 दिन से अनधिक मतलब के कम होगी अपॉन 30। ये जो है इनका फॉर्मूला है। अर्जित अवकाश आपको पता ही है 300 दिनों का जो अवकाश नकदीकरण का जो पैसा मिलता है वो। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि यदि सेवानिवृत्त हेतु निर्धारित आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाला शासकीय सेवक सेवानिवृत्त के समय निलंबित हो या उसके कोई अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्रवाई चालू हो जिसका निर्णय शेष हो तथा यह संभावना हो कि ऐसे कार्रवाई पूर्ण होने पर कुछ राशि वसूली योग्य हो सकती है तो अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी यह राशि पूर्णतः या अंशतः रोक सकेगा जो उसके विरुद्ध प्रकरणों के निराकरण पश्चात शासकीय राशि के संयोजन पश्चात यदि कोई देय हो उसे भुगतान किया जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई चल रही है और कोई वसूली की जा सकती है तो जो है अर्जित अवकाश का जो नकदीकरण है उसको रोका जा सकता है। लेकिन यदि अवकाश वेतन के बराबर राशि का भुगतान यदि शासकीय सेवक की मृत्यु उसकी सेवानिवृत्ति पश्चात या सेवा समाप्ति उपरांत होती है या अवकाश वेतन का भुगतान नहीं हो पाता तो उसका भुगतान निम्नानुसार क्रम में देय होगा। यदि मान लीजिए कि कोई किसी सिचुएशन होती है कि शासकीय कर्मचारी मृत हो जाता है तो किस ऑर्डर में उनके जो है परिजन को किस प्रकार से दिया जाएगा। मृत शासकीय सेवक की पत्नी या पति जैसी भी तो मतलब कि मृत शासकीय सेवक की या तो पत्नी को या फिर पति को दिया जाएगा। पति पत्नी नहीं है तो समस्त जीवन संतानों को गोद ली हुई संतान को मिलाकर समान रूप से दिया जाएगा। संतान भी नहीं है तो माता को, माता भी नहीं है तो पिता को, पिता भी नहीं है तो जीवित भाइयों एवं बहनों को समान रूप से दिया जाएगा। और यदि यह भी नहीं है तो सबसे बड़े मृत पुत्र की जीवित संतानों को समान रूप से दिया जाएगा। अब
नियम क्रमांक 58 निर्वचन। इन नियमों के निर्वचन के संबंध में जहाँ कोई कठिनाई उद्भूत हो तो उसे निर्णय हेतु शासन के वित्त विभाग को निर्देश किया जाएगा। मतलब कि यह है कि कोई नियम का कोई अर्थ नहीं निकल पाता है तो उसको मार्गदर्शन के लिए वित्त विभाग को भेजा जाएगा। निर्वचन और व्यावृत्ति। इन नियमों के प्रारंभ होने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1970 एवं इसके अधीन समय समय पर जारी निर्देश निश्चित हो जाएंगे, मतलब कि खत्म हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1970 के निश्चित होने पर भी उन नियमों के अधीन किसी शासकीय सेवा के संबंध में की गई कार्रवाई या अवकाश जो अर्जित किया या स्वीकृत किया गया या लेखे में जमा किया गया निरस्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो नियम है 1 जनवरी 2026 से लागू है, लेकिन जो पुराने नियम चल रहे हैं उसके आधार पर जो शासकीय कर्मचारियों के लेखा में जो अर्जित अवकाश या अन्य प्रकार के जो अवकाश हैं जो जमा है उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसी प्रकार से रहेंगे। और उस पुराने नियम के अधीन अगर कोई अवकाश स्वीकृत है तो उनको पुराने नियमों के अधीन ही माना जाएगा। अब नए नियमों के अधीन जो है 1 जनवरी 2026 से जो स्वीकृत किए गए हैं वह नए नियमों के अंतर्गत ही स्वीकृत किए जाएंगे। आगे देखते हैं शिथिल करने की शक्ति। ये जो है नियम 60 अंतिम नियम है। किसी विशेष प्रकरण में इन नियमों के क्रियान्वयन में कठिनाई उद्भूत होने पर कारण का उल्लेख करते हुए नियम को शिथिल किया जा सकेगा, परंतु ऐसा कोई भी शिथिलीकरण वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो है नियमों को शिथिलीकरण भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता है। यह था सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का तीसरा एवं अंतिम भाग। मैंने प्रयास किया है कि मैं सभी नियमों को बहुत शीघ्रता से और बहुत ही सरलता से बता सकूं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सहयोगी के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।